हेलो फ्रेंड्स। कल हमारी जो लास्ट पार्ट था जीएसटी मैराथन क्लास का, कुछ इंटरनेट इशू की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से वो जो हमारी जो लाइव सेशन था वो इंटरप्ट हो गया था। कुछ छोटे मोटे चैप्टर बचे हुए हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ और आज हमारी मैराथन क्लास पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। फिर कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सारी चीजें उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आज हम लोग बचे हुए टॉपिक को कवर करने के लिए आए हैं। और जब हमारी ये जो क्लास थी ये इंटरप्ट हुई थी तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों निकाला जाता है? क्योंकि एक कंफ्यूजन होता है कि जब हम इनवॉइस इशू करेंगे उसमें सीजीएसटी लगाएं, एसजीएसटी लगाएं या फिर सिर्फ आईजीएसटी लगाएं। और ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि वो जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। तो सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, यहां पर कंफ्यूजन हो रहा था, उसके लिए स्पेसिफिक रूल बना दिए गए हैं। तो उसके बारे में ये है पूरा चैप्टर। तो देखिए भाई, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, लोकेशन ऑफ सप्लायर, वो कहां की है। दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई किस जगह पर हो रही है। इन दो चीजों को चेक करना है। अगर ये दोनों चीजें एक स्टेट में हैं, विद इन द सेम स्टेट, तो उसको बोलेंगे अपन इंट्रा स्टेट सप्लाई, लग जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी। और अगर ये दोनों चीजें अलग अलग स्टेट में हैं तो लग जाएगा आईजीएसटी, उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। तो अब आप मेरे को बताओ, लोकेशन ऑफ सप्लायर निकालना, क्या इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना है? भाई, सप्लायर जिस भी स्टेट में रजिस्टर है वो हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। भाई जीएसटी, आपको किसी का जीएसटी नंबर पता चल जाए तो आप लोकेशन ऑफ सप्लायर आराम से निकाल सकते हैं। जीएसटी की साइट पर पैन कार्ड से सर्च कर सकते हैं, जीएसटी नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इट मींस ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें क्या निकालना है? प्लेस ऑफ सप्लाई। दोनों अगर सेम स्टेट में है इंट्रा, दोनों अलग अलग में है तो इंटर स्टेट। अच्छा, जनरल रूल पहले समझ लीजिए। अगर जो आप सप्लाई कर रहे हैं बी टू बी, अगर जो आप सप्लाई कर रहे हैं बी टू बी और सामने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, आप भी रजिस्टर्ड हो, तो हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई कहां की निकल के आएगी? रिसीवर की। जो सर्विस को रिसीव कर रहा है उसकी लोकेशन बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा, वरना स्टेट। तो ये तो हो गया बी टू बी में, क्योंकि सामने वाला रजिस्टर होता है। जब सामने वाला, इट मींस जो रिसीवर है, जब वो रजिस्टर नहीं होता है उस केस में कैसे निकालना है? वहां पर दो कंडीशन है। अगर आपके पास कंज्यूमर, कस्टमर का रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर जो रिसीवर है उसकी लोकेशन, और अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो B2C में अगर आपको सामने वाले की लोकेशन, उसका एड्रेस नहीं पता है तो हमेशा क्या माना जाएगा? इंट्रा स्टेट। क्यों? क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर दोनों सेम प्लेस पर फॉल कर जाएंगे। ये तो हो गया जनरल रूल। अब कुछ ऐसे रूल हैं जहां पर कंफ्यूजन था, तो वहां पर उन सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक रूल बना दिए गए। जैसे पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज। तो भैया, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? आर्किटेक्ट की सर्विस, बिल्डर की सर्विस, कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस। तो भैया, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसको बना दिया जाएगा लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में पड़ गई तो इंटर स्टेट। तो कोई भी सर्विस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसके लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उसके हिसाब से आप बताएंगे कि इंटर स्टेट है कि इंटर स्टेट है। ठीक हो गया जी, आगे चलें। दूसरा है पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ की सर्विस, ब्यूटी की सर्विस, फिटनेस वगैरह, केटरिंग की सर्विस। ये जहां पर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हो रही है। अगर आप कोई पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस देते हैं, हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, केटरिंग, तो जिस भी स्टेट में वो सर्विस परफॉर्म हो रही है वो बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलें।
एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, जो वाटर पार्क वगैरह होते हैं या कभी कभी कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है सिटी में, तो उस इवेंट के लिए कैसे निकाला जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? तो भैया जहां पर वो पार्क लोकेटेड है या जहां पर वो इवेंट हेल्ड हो रहा है, कोई मतलब नहीं है इवेंट करवाने वाली कंपनी कहाँ की है, किसके लिए इवेंट करवाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। जहां पर वो इवेंट हो रहा है वो बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। बड़ा इजी है, कोई यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, मतलब जब आप फ्लाइट में जाते हो ना, तो फ्लाइट में आपको कई तरह की सर्विस दी जाती है। खाना पीना दिया जाता है, आप मूवी देख सकते हो ऑन डिमांड गेमिंग कर सकते हो, है ना, तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो वहां पर अब ऐसा तो है नहीं कि आप प्लेन से नीचे झांक के देखोगे कि भैया प्लेन कहाँ चल रहा है। तो वहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो कैसे निकलेगा? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, फ्लाइट उड़ी दिल्ली से, मुंबई में लैंड करी, फिर मुंबई से उड़ी गोवा में लैंड करी, तो तब भी जो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां का आएगा? दिल्ली का आएगा। देखा जाएगा फ्लाइट पहली बार कहां से डिपार्ट हुई है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। खत्म। तो ये हो गया सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। ठीक है सर। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कभी कभी आप क्या करते हो भाई, ट्रेनिंग वगैरह देते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जीएसटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। तो अब जीएसटी की ट्रेनिंग मैं किसको दे रहा हूं? अगर वो सामने वाला पर्सन, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, B2B है, तो फिर भैया लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। और अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जहां पर वो ट्रेनिंग एक्चुअल में परफॉर्म हो रही है, तो वो माना जाएगा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो भैया ट्रेनिंग परफॉर्मेंस टाइप की जो भी सर्विस होती है, सामने वाला रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पर वो एक्चुअल में परफॉर्म हो रही है। कोई कंफ्यूजन? आगे चलें। अगली सर्विस है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। जैसे आईपीएल अभी हो रहा है, तो आईपीएल एक इवेंट है, कई स्पॉन्सर्स आते हैं, वो कहते हैं भैया मेरा एड चला देना, है ना। और अब देखा होगा आपने बाउंड्री पर अलग अलग ऐड आते हैं, जियो के ऐड आ रहे हैं और जो है फ्लाइट के ऐड आ रहे हैं, तो ये सारी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहां पर भी देखा जाएगा कि सामने वाला रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पर वो इवेंट हो रहा है, जहां पर वो आईपीएल मैच हो रहा है जिस स्टेट में, वो बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। किसके केस में? इवेंट ऑर्गेनाइजर के केस में। ओके सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कहां कहां से होता है भाई? रेल से होता है, फ्लाइट से होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसके केस में कैसे निकलेगा? बड़ा इजी है, सेम चीज। अगर B2B है तो जहां सामने वाला रजिस्टर्ड है B2B, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अब आप ध्यान से दो, ये जितनी भी सर्विस हैं अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आ रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर B2C है फिर क्या करना है? द प्लेस एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर गुड्स को पहली बार चढ़ाया जा रहा है जिस स्टेट में, वो बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई कंफ्यूजन? B2B है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, वरना गुड्स जहां से चढ़ाया जा रहा है उस कन्वेंस के ऊपर, ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अच्छा सर, फटाफट आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में क्या करेंगे? यहां भी सेम चीज है। अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, B2C है तो जहां से वो पैसेंजर पहली बार चढ़ रहा है उस कन्वेंस में। लखनऊ से बस चली दिल्ली में रुकी, दिल्ली से चली जम्मू में रुकी, तो जो लोग लखनऊ से चढ़ेंगे उनका प्लेस ऑफ सप्लाई लखनऊ, जो लोग दिल्ली से चढ़ेंगे उनका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो जहां पर रजिस्टर्ड है, अगर दोनों सेम स्टेट में है तो इंटर स्टेट, अलग अलग स्टेट हो गया तो फिर इंटर स्टेट। कोई कंफ्यूजन? अगर यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वगैरह भी सर्विस देती हैं, तो उसके केस में देखिए क्या है, अगर यहां पर भी सेम चीज है,
अगर जो B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अगर B2C है तो अगर आपके पास जो रिसीवर है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है तब तो अच्छी बात है, तब तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो फिर भैया लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब जहां पर ये इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड है वही लोकेशन आपको ले लेनी है B2C के केस में, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं आज के बारे में बात करूं तो ऐसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास अपने कस्टमर का या अपने कंज्यूमर का लोकेशन नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा? सभी के पास है, सब चीजें आजकल ऑनलाइन है, सारा रिकॉर्ड होता ही है। तो हमेशा क्या आएगी प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही आएगी हमेशा। पर इन केस अगर सपोज नहीं है रिकॉर्ड तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर भी आप ले सकते हो। अगला है बैंकिंग सर्विसेज, यहां भी बहुत इजी है। अगर आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है कस्टमर का तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब बैंक की ही लोकेशन आपको उठा लेनी है। और बैंक के केस में भी 99% केसेस में रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। अगर बाई चांस अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक हो गया जी, आगे चलें। अगला है टेलीकॉम कम्युनिकेशन की जो सर्विसेज होती हैं। अब ये लोग क्या सर्विस देते हैं? कई बार ये लोग अपना डिश एंटीना लगाते हैं, ठीक है, उसकी सर्विसेज होती हैं। तो जहां पर ये टावर वगैरह लगा रहे हैं, जहां पर ये एंटीना लग रहा है उसकी लोकेशन हो जाएगी। और अगर पोस्ट पेड बिल आपने करा रखा है, एक तो होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड। तो पोस्ट पेड में क्या होता है, बकायदा आपके पूरा रिकॉर्ड होता है उनके पास, बकायदा बिल आपके एड्रेस पे जाता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो उस केस में जो बिलिंग एड्रेस है रिसिपिएंट का, हर महीने बिल जनरेट होता है। प्रीपेड में ऐसा नहीं होता है, प्रीपेड में हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, पोस्ट पेड में बिल जनरेट होता है। तो जिस एड्रेस पर बिल जनरेट हो रहा है वो लोकेशन हो जाएगी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के केस में। और आपने देखा होगा सड़क के किनारे छोटे छोटे टेंट लगा के, है ना, कैनोपी लगा के सिम सिम वगैरह बेचते हैं, जो सेलिंग एजेंट होते हैं। तो सेलिंग एजेंट जहां पर लोकेटेड है वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो ये था प्लेस ऑफ सप्लाई का मेन रोल। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो मुझे आप जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला चैप्टर हमारा कौन सा है सर? सर अगला चैप्टर हमारा है अपील एंड रिवीजन का। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है अपील एंड रिवीजन का। ठीक है सर, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। अपील और रिवीजन से आप क्या समझ रहे हो? सर अपील और रिवीजन का मतलब यही होगा ना कि हम बार बार अपील कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अरे वो नहीं होता है। आपने वो सनी देओल की मूवी देखी है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है। तो कुछ वैसा ही सीन होता है जीएसटी में। जब जीएसटी में आपके पास कोई नोटिस आ जाता है और आपको लगता है कि यार ये नोटिस तो आना नहीं चाहिए था, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो सारा काम अच्छे से कर रहा हूं, है ना, उस केस में उस नोटिस के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। और अगर अपील में आप हार जाते हैं तो आप उसको रिवीजन मतलब दोबारा फिर अपील कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट भी कर सकता है। उसी के बारे में है ये छोटा सा चैप्टर। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि हिरार्की क्या होती है। सबसे जो छोटी अथॉरिटी होती है जहां पर आपका केस लगता है वो होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो सबसे पहला नोटिस आपके पास आएगा ना वो इसी के पास से आता है। जब आप यहां पर भी हार जाते हो तो उससे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? अपीलेट अथॉरिटी। उससे बड़ी अथॉरिटी कौन है? अपीलेट ट्रिब्यूनल। और अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी ऊपर फिर कौन है? हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो जाते, तो ये है हिरार्की। अच्छा, अगर इसमें हम ऑफिसर के थ्रू बात करें तो सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है जीएसटी का वो होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। उससे छोटे लेवल पर आ जाते हैं चीफ कमिश्नर, उसके नीचे आ जाते हैं ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, और उससे नीचे आ जाते हैं हमारे असिस्टेंट एंड डिप्टी कमिश्नर, और फिर उसके नीचे आ जाते हैं हमारे जीएसटी के जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होती है, जो मतलब जो ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो ये हिरार्की होती है ऑफिसर की। ओके, आगे चलते हैं सर।
अब ये देखिए, आपके पास कोई भी नोटिस आ गया, मैं हमेशा कहता हूं अगर कभी आपके पास कोई नोटिस आ जाए तो उसमें आपको डरने की कोई भी नीड नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो सीधे आपको फांसी पे चढ़ा देगा। आपके पास पूरा चांस होता है कि आप उसके अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए हैं ऑर्डर से तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, 3 महीने जब आपको ऑर्डर मिला है वहां से आपके पास 3 महीना होता है, आप जीएसटी एपीएल 01 फॉर्म फाइल करके अपील कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर किसी मतलब रीजनेबल रीजन की वजह से आप फाइल नहीं कर पाए हैं तो। ठीक है सर, एक तो हो गया कि हम एज अ एसएससी अपील कर सकते हैं। अगर कमिश्नर को लगता है कि कोई ऑर्डर गलत पास हो गया है तो वो भी अपील कर सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो अपने अगर को खुद से लगता है तो भी फाइल कर सकता है, और अगर किसी और कमिश्नर ने रिक्वेस्ट करी तो भी अपील फाइल कर सकता है। हाँ, हम लोगों को टाइम मिला है 3 महीने का और जीएसटी कमिश्नर्स को टाइम मिला है 6 महीने का प्लस 1 मंथ। हमारे लिए एपीएल 01 है, इनके लिए है एपीएल 03। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर आप अपीलेट अथॉरिटी से भी हार जाते हैं फिर आप कहां जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने की भी सेम विद इन 3 मंथ, और आपको एक्स्ट्रा और 3 महीने का टाइम मिल जाता है। और ये जो एपीएल 05 फॉर्म जाता है ये दोनों फिल कर सकते हैं, एसएससी भी जा सकता है अपील में और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। तो 3+3 ओके। लेकिन एक बात बताइए, जो ट्रिब्यूनल होती है ना वो किसी को भी ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाइए और ट्रिब्यूनल में आ जाइए। जो उस लेवल के जो केस होते हैं सिर्फ उनको ही एक्सेप्ट करती है, मतलब सीरियस केस उनको ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसीलिए एक छोटी सी कंडीशन लगाई गई है कि जब अगर आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपना केस फाइल करना है तो आपको कुछ प्री कंडीशन फॉलो करनी है, आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा, कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तभी आपकी अपील एक्सेप्ट होगी, वरना क्या होगी, रिजेक्ट। तो देखिए, अमाउंट ऑफ टैक्स पेनाल्टी इंटरेस्ट, मतलब वो अमाउंट ऑफ टैक्स, वो पेनाल्टी, वो इंटरेस्ट जो आप ये कह रहे हो, चलो ठीक है मैं मान रहा हूं, जैसे आपके ऊपर 10 लाख रुपए का, जैसे मैं यहां बात करूं तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए की पेनाल्टी लग गई, 10 लाख रुपए की पेनाल्टी लग गई। आप कह रहे हो 10 नहीं, मैं मान रहा हूं कि मेरे ऊपर 5 लाख की पेनाल्टी लगनी चाहिए। आपने कहा कि भाई 5 लाख की पेनाल्टी लगनी चाहिए, 10 लाख की मैं नहीं मान रहा हूं। तो अब आप अपील में जा रहे हो तो ट्रिब्यूनल आपसे क्या बोलेगा कि वो पैसा जो आप एग्री कर रहे हो वो जमा कराओ। इट मीन्स कि ये 5 लाख तो आपको डिपॉजिट करवाना ही करवाना है, 5 लाख आपको डिपॉजिट करवाना ही करवाना है क्योंकि ये आप भी एग्री कर रहे हो। उसके अलावा जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 20%। तो 5 लाख तो आप एग्री कर रहे हो, प्लस डिस्प्यूटेड कितना है, बैलेंस 5 लाख, तो 20% ऑफ जो बैलेंस 5 लाख है वो, तो टोटल डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा आपको, फिर टोटल डिपॉजिट करना पड़ेगा सर 6 लाख। और अगर आप यहां पर सपोज ये कहते कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो 10 लाख है ये मैं नहीं मानता, मैं तो ईमानदार हूं, तो उस केस में आपको कितना जमा करना पड़ता है, 20% ऑफ 10 लाख, यानी कि तब आपको 2 लाख रुपए जमा करना पड़ता, बिकॉज अमाउंट ऑफ टैक्स 0 हो जाता और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 20%। तो ये पहले पैसा जमा कराइए, तब जाके ट्रिब्यूनल आपका केस एक्सेप्ट करेगा। सिंपल। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक ऐसा भी डिस्प्यूट है जिसमें आप हाई कोर्ट ना जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई का। क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई से अभी हमने पढ़ा है क्या निकल के आता है कि वो जो जो टैक्स है वो एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा। अब आप देखो ना, ये दो सरकार आपस में इस पे लड़ाई कर सकती है, क्योंकि एसजीएसटी सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल और स्टेट में जाता है, आईजीएसटी का पैसा पहले सेंट्रल के पास जाता है फिर सेंट्रल देता है स्टेट को। तो यहां पर हमेशा डिस्प्यूट बना रहेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपील फाइल करें सीधे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और प्लेस ऑफ सप्लाई के अलावा जितने भी केस हैं वो आप कहां लेके जाओगे, हाई कोर्ट में। तो अगर आप ट्रिब्यूनल से भी हार जाते हो तो विद इन 180 डेज एपीएल 08 फॉर्म फाइल करके आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो।
तो ये था मोटा मोटा अपील एंड रिवीजन जो हमें जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव कर रहे हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, और हमारा अगला चैप्टर है जीएसटी में जेल वगैरह कब होती है, इम्प्रिजनमेंट इन जीएसटी। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि भाई जीएसटी में जेल कब कब होती है। आपने कितना अमाउंट का फ्रॉड कर लिया, कितनी बड़ी गलती कर दी कि आपको जेल जाना पड़ जाएगा, वो डिपेंड करता है फ्रॉड कैसा है और किस अमाउंट का है। अब देखिए बहुत से ऑफेंस हैं, जैसे आपने बिना सप्लाई के इनवॉइस बना के भेज दिया आईटीसी लेने के लिए, अभी हमने पढ़ा है। फर्जी इनवॉइस बना दिया, आईटीसी का फ्रॉड किया, सेल को गलत रिपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट्स आपने छुपाए, आपने जीएसटी का पैसा कस्टमर से लिया बट आगे जमा नहीं किया, और आपने इसके अलावा किसी भी तरीके का फ्रॉड किया, ठीक है, गलत तरीके से आपने रिफंड क्लेम कर लिया। तो इस तरह के और भी दो चार छोटे मोटे हैं, बट ये बड़े बड़े क्राइम हैं। अगर आपने ये सारे क्राइम कर रखे हैं तो फिर आपको जेल हो सकती है। डिपेंड करता है कितने अमाउंट का आपने फ्रॉड किया है। अगर जो 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर और लिखा हुआ है फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि फ्रॉड कैसा है, आपकी इंटेंशन कैसी है। तो अगर 1 करोड़ से नीचे है तो हो सकता है आपको जेल हो सकता है ना हो, अगर हुई भी तो 6 महीने तक की होगी। लेकिन अगर आपका जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ तक है, तो यहां पर देखिए और नहीं लिखा है, यहां लिखा है 1 साल तक की जेल और फाइन दोनों लगेगा, और मिनिमम जेल कितनी होगी, 6 महीने की। तो ध्यान रखिए 1 करोड़ से ऊपर का अगर घपला पकड़ा गया तो मिनिमम 6 महीने की जेल और फाइन भी लगेगा आपके ऊपर, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और फाइन कितना होता है, 100% ऑफ योर फ्रॉड। अगर आपने फ्रॉड प्रूव हो जाता है तो जितना आपने जीएसटी की चोरी करी है उसका 100% आपको फाइन भरना पड़ता है, पेनाल्टी भी भरनी पड़ती है। और अगर आपका फ्रॉड 2 करोड़ से ऊपर है बट 5 करोड़ तक है तो फिर आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, और यहां भी आपको फाइन देना पड़ेगा, और मिनिमम 6 महीने की जेल तो होगी ही होगी। और अगर आपने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, 5 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड कर दिया, तो 5 साल तक की जेल और फाइन भी देना पड़ेगा, और यहां भी मिनिमम 6 महीने की जेल तो होगी ही होगी। तो अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड कर दिया तो भैया 6 महीने की मिनिमम जेल के लिए तैयार हो जाइए। ठीक हो गया, आगे चलें। और अगर 5 करोड़ से ऊपर का इवेजन है तो एक बात और ध्यान रखिए, ये इतना बड़ा ऑफेंस है कि ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। मतलब आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, और इतनी आसानी से बेल भी नहीं होगी, बल्कि बेल होगी ही नहीं। तो 5 करोड़ से ऊपर का अगर फ्रॉड पकड़ा गया तो फिर आप गए, फिर आप गए। अच्छा, एक बार आपको सजा हुई थी, एक बार आपको सजा हुई थी और आपसे कहा गया कि चलो आप जेल से बाहर जा रहे हो, एक अच्छी जिंदगी गुजारिएगा, अच्छा इंसान बनना, अच्छे बाबू बनना, बट आपकी फितरत में अब फ्रॉड आ चुका है, आपने दोबारा फ्रॉड किया, दोबारा पकड़े गए। तो जब अब दोबारा आप पकड़े जाओगे ना, तो अब ये लिमिट नहीं देखी जाएगी कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 2 से 5 है, 5 से ज्यादा है। अब ये लिमिट नहीं देखी जाएगी, ये लिमिट पहली बार में देखी जाती है। अब आपको जब आप दूसरी बार पकड़े गए हैं तो 5 साल तक की जेल होगी ही होगी, मिनिमम 6 तो होनी ही होनी है, अप टू 5 साल तक की जेल होगी। मतलब दोबारा पकड़े गए, भले ही 10 लाख का भी मैटर था, तो मिनिमम 6 साल के 6 महीने के लिए आप गए अंदर, और अगर बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया तो भैया 5 साल के लिए आप गए। अब यहाँ पे भी देखिए ना, 5 साल भी देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अभी एक महाशय पकड़े गए थे जीएसटी में, उन्होंने 270 करोड़ का फ्रॉड किया था जीएसटी में, 270 करोड़ का फ्रॉड किया था। तो ये तो वो था जो रिपोर्ट हुआ है, हो सकता है ज्यादा का हो। अब अगर वो इतना पैसा चोरी करके 5 साल जेल में रहे और 5 साल बाद अगर निकल के आए, तो वो जो पैसा उनके पास है उससे वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और यही ये लोग करते हैं कि एक बार जेल चले जाते हैं, फिर वहां से निकल के आते हैं, बाकी बचे हुए पैसे से फिर अपनी लाइफ को ये लोग सेटल कर लेते हैं। तो देखा जाए तो इनको तो लाइफ टाइम जेल होनी चाहिए, 5 साल तो इन लोगों के लिए बहुत कम है। खैर, ये जो रूल है वो हमें पढ़ना है, ठीक है।
तो ये है जीएसटी में जेल कब कब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्यारा जीएसटी मैराथन क्लास। जीएसटी की क्लास ये थी, मैराथन क्लास। अब होगा इसका जीएसटी का एग्जाम, उसमें मिनिमम कुछ पासिंग क्राइटेरिया होगा, सभी को मिलेगा हम सर्टिफिकेट जो भी पास होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था 3 कैंडिडेट, उनको मौका मिलेगा हमारे साथ काम करने का, वर्किंग विद अस, उनको उनको मौका मिलेगा हमारे साथ काम करने का। इन शॉर्ट, उनके पास हमारी फ्रेंचाइजी का ऑप्शन होगा। अब ये एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह, इस पे एक अलग से वीडियो आएगा। इसके अलावा ई वे बिल का एक कॉन्सेप्ट है, ई वे बिल का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी यहां पर नहीं ले रहा हूं। उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जीएसटी मैराथन क्लास में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। आई होप सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। कुछ बीच में इंटरप्शन आ गया कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, जो लास्ट क्लास थी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिर भी सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक थे उनको हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो कैसे लगी ये क्लास मुझे जरूर बताइएगा। एंड अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, ये जीएसटी मैराथन की सीरीज कैसी लगी, मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।